केजरीवाल कथित शराब घोटाले में बेदाग साबित हुए हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की ये दिल्ली के जंतर मंतर पर पहली रैली हो रही है। मुझे लग रहा आप लोग 5000 की संख्या होगी आप लोगों की, है ना? बिल्कुल सर, कम से कम 8000 कंडक्टर। हाँ जी। जिस दिन से सरकार ने शपथ ली उसके बाद से हमारा डिपो बंद कर दिया। हमें 7-8 महीने हो घर बैठे हुए, बेरोजगार बैठे हुए। 60% कंडक्टर ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से भी 50 साल से ऊपर है। इस उम्र में अब वो कहाँ जाएंगे और क्या नौकरी करेंगे? मई से हमारे सारे त्योहार काटे गए हैं और कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसके ऊपर लाख 2 लाख रुपए का कर्ज ना हो। बीजेपी सरकार का बहिष्कार करेंगे और इनको हम सबक सिखा देंगे कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है। हम किसी काम के नहीं रहे। बीजेपी को वोट देने के बाद हम बहुत परेशान हैं। हम नहीं चाहते ऐसी सरकार दिल्ली में रहे। अगर ईमानदारी तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे पार्टी में नहीं है, ये कुर्सी छोड़ दो। अगर देश का प्रधानमंत्री झूठा हो तो देश की तरक्की कैसे हो? मोदी जी, आप सत्ता के लिए काम करो, केजरीवाल देश के लिए काम करो। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है जो या तो हाल ही में दिल्ली की बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार के फैसलों के चलते बेरोजगार हो रहे हैं या फिर बीजेपी अपना वादा पूरा नहीं कर रही, इस वजह से बेरोजगार बने हुए हैं। अब जब सत्ता यानी कि सरकार नहीं सुन रही है तो लोग निराश होकर विपक्षी यानी आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली कर रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हाल ही में दिल्ली में क्लस्टर बसों में कंडक्टर का काम करने वाले लोग हैं, वो बेरोजगार हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले लोग बेरोजगार हुए हैं, या फिर सिविल डिफेंस वॉलंटियर जिनको बीजेपी ने वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो 60 दिन के अंदर पक्की नौकरी देंगे, उनका 1 साल बाद भी कोई खैर खबर नहीं ली गई है। तो सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। लेकिन इस रैली के 2 पक्ष हैं। पहला वो मूल पक्ष जिन लोगों के लिए ये रैली की जा रही है, यानी कि बेरोजगार या फिर वादा खिलाफी के शिकार लोग, और दूसरा अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में बेदाग साबित हुए हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की ये दिल्ली के जंतर मंतर पर पहली रैली हो रही है। तो दोनों चीजें देखेंगे। इससे पहले मैं मेन वीडियो शुरू करूं, भाई नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, दिल को गर्व से भरकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरी शिद्दत के साथ चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कतरा होकर तूफान से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, ये चैनल चलाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि आगे भी सुनिए, जो थोड़ा सा मैं बेजमीर हो जाता तो वाकई में बहुत अमीर हो जाता। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन भी कीजिए। अब मूल बात पर आते हैं, शुरू करते हैं उन लोगों की बात जो हाल ही में बेरोजगार हुए हैं। अभी रैली शुरू नहीं हुई है। रैली शुरू होने से पहले आपको मुद्दे की बात बताता हूं। ये क्लस्टर बस के कंडक्टर हैं। दिल्ली के अंदर लगभग 5000 ऐसे कर्मचारी हैं जो हाल ही में रेखा गुप्ता सरकार के फैसले के बाद बेरोजगार हो गए। फैसला ये किया गया कि भाई अब जो क्लस्टर बसें चलती थी वो अब क्लस्टर बसें नहीं चलेंगी। डिम्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है दिल्ली सरकार ने खत्म कर दिया। अब डिम्स जो थी वो एक कंपनी को हायर करती थी जो क्लस्टर बस चलती थी, उनके अंदर कंडक्टर को काम देती थी। तो अब क्योंकि डिम्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म और उसकी वजह से करीब 5000 लोग कंडक्टर जो दिल्ली की क्लस्टर बसों में कंडक्टर थे उनकी नौकरी खत्म हो गई है। वो अब यहाँ पर उम्मीद में आए हैं। अपना नाम बताओ भाई साहब। सर मेरा नाम धनंजय कुमार है। यहाँ पर किस उम्मीद में आए हो? सर रेखा गुप्ता ने हमको बेरोजगार कर दिया। हमको प्रशासन बुला के डिपो से बाहर निकलवा दिया पुलिस के माध्यम से। इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं अपनी बात कहने के लिए कि हमें बेरोजगार कर दिया। ऐसी सरकार में हमें लाने का कोई फायदा नहीं है। दिल्ली सरकार को जो रेखा गुप्ता ने जो फैसला लिया ये बहुत गलत लिया है, क्योंकि हम कोई राजनीति पार्टी से नहीं थे। हम तो अपना दिल्ली की सेवा कर रहे थे, टिकट काट रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करते थे व्यक्ति को। पर दिल्ली सरकार ने हमको भी राजनीति के तौर पर डाल के और हमको बाहर कर दिया। ये बहुत गलत किया है। आने वाले चुनाव में जब भी चुनाव होंगे हम बीजेपी सरकार का बहिष्कार करेंगे और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो हमें एक वोट की ताकत दी है, इनको हम सबक सिखा देंगे कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है।
ये लोग राजनीतिक नहीं है, ये तो बेचारे अपनी नौकरी कर रहे थे, लेकिन भाई जब सरकार इनको अचानक से कुछ ऐसे फैसले लेकर हटा देगी तो भाई ये क्या करेंगे? सरकार नहीं सुनेगी तो विपक्ष के बाद लोग आएंगे। तो ये इस उम्मीद में आए हैं कि ठीक है, सरकार नहीं सुन रही तो विपक्ष सुनेगा। मेरा नाम जितेंद्र है। जैसे कि वो मैडम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल से बोला था कि 4 सवाल हमारे जवाब को दे दे, हम बोल देंगे इन्होंने शराब घोटाला नहीं करा, ठीक है। और मैं कहता हूँ उन्होंने तो 4 बोले थे, मैं 3 सवाल कहता हूँ, मेरे 3 सवालों का जवाब दे दे मैडम जी रेखा गुप्ता कि क्या मेरी सरकारी जो नौकरी थी क्या उन्होंने दी थी? हमारी नौकरी क्या रेखा गुप्ता मैडम जी ने दी थी जो उन्होंने हटा दिया? और हटा दिया तो क्यों? अब हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में? हमारी 38 साल उम्र हो गई है। 38 साल की उम्र में अब हमें कौन नौकरी देगा? और हमारे डिपो में कम से कम 60% कंडक्टर ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से भी 50 साल से ऊपर है। इस उम्र में अब वो कहाँ जाएंगे और क्या नौकरी करेंगे? आप कंडक्टर हैं क्लस्टर बस में? जी। आपकी भी नौकरी खत्म कर दी? जी, हमारी नौकरी भी खत्म कर दी। हम जो है सेवानगर डिपो से हैं, हमारी नौकरी खत्म कर दी। हमारी 45 से प्लस उम्र हो रही है। आप बताइए हम कहाँ जाएंगे? इस समय हमारा खर्च बढ़ गया है और हमारा मतलब जो रोजगार छीना जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट तो लेडीज हो के भी लेडीज के बारे में नहीं सोच रही है कि मतलब घर परिवार कैसे चलता है। मानते हैं कोबड़े आदमी है, लेकिन हम भी तो अपने बल पे अपना घर चला रहे थे। हमारी जितनी सैलरी है वो सैलरी भी टाइम से नहीं दी जाती थी हमें। 4-4 महीने 3-3 महीने रोक के हमारी सैलरी दी गई है। मई से हमारे सारे त्योहार काटे गए हैं और कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसके ऊपर 1-2 लाख रुपए का कर्ज ना हो। किस उम्मीद में आए यहाँ पर? हम उम्मीद में आए कि हमारा रोजगार के खिलाफ कुछ होएगा। हाँ। ये लोग मुद्दा उठाएंगे तो शायद आपकी बात बन जाए। हैं? खिलाफ कुछ होएगा। हम लोग इतने सारे कंडक्टर भाई बहन है यहाँ पे, छोटा परिवार है, छोटे बच्चे हैं, रेंट पे रहते हैं, कई मतलब समस्या है, बड़े बुजुर्ग है घर में, उनका इलाज का हिसाब रहता है, कहाँ से देखा जाएगा? हाँ जी, आप भी कंडक्टर हैं जी? जी सर। तो आपको कितना साल हो गया था काम करते हुए? मुझे 15 साल हो गए सर नौकरी करते 15 हुए। साल तो मुझे लगता है कम से कम 45 के आसपास उम्र होगी आपकी। बिल्कुल, हमारी 45 साल से ऊपर हो चुकी है और अब हमें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ये सरकार आई है, इसी में हमें परेशानी हुई है। बाकी अभी 15 सालों से सरकार बदली है, नेता बदले हैं, लेकिन हमारी नौकरी कभी नहीं बदली। 15 साल का मतलब आप तो शीला दीक्षित के समय से आपने नौकरी शुरू की थी? जी सर, बिल्कुल शीला दीक्षित की समय से, जब से 2011 से बसेस स्टार्ट हुई कलेक्टर की, तब से हम नौकरी कर रहे हैं। शीला की सरकार थी, कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं थी। केजरीवाल की सरकार में कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं, हमारी सैलरी भी आ रही थी, हमारा बोनस भी आ रहा था, हमारा फंड भी आ रहा था। और जब से बीजेपी आई है तब से हमें 2 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है। 7 महीने से सैलरी कट कर आ रही है हमारी। 7 महीने से सैलरी कट के आ रही है हमारी। हमारी 17-18 हजार रुपए सैलरी है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट वाले हमारे 5-5 हजार रुपए 8-8 हजार रुपए काट के देते हैं। जब हम धरना देते हैं, जब हम स्ट्राइक करते हैं तो हमारी सैलरी आती थी, नहीं तो हमारी सैलरी कभी आई नहीं। और अब तो रोज 23 फरवरी को डंडे मार के भगा दिया डिपो से हमारे, यही पुलिस वालों ने डंडे मार के भगा दिए। मैं कहता हूँ आने वाले चुनाव में ये लोग हमें 7,000 कंडक्टर देख रहे हैं, लेकिन मैं 70,000 वोट देख रहा हूँ। और बीजेपी के खिलाफ हम बिल्कुल कन्विंसिंग करेंगे, प्रचार करेंगे कि बेटा कूड़े में वोट डाल देना, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देना। से सरकार आई है, हमारा जिस दिन से सरकार ने शपथ ली उसके बाद से हमारा डिपो बंद कर दिया। हमें 7-8 महीने हो गए घर बैठे हुए, बेरोजगार बैठे हुए। फरवरी में, मार्च में इन्होंने शपथ ली, डिपो बंद हो गया इस वजह से? मार्च में शपथ ली, उसका अप्रैल से इन्होंने हमारे डिपो बंद कर दिया 2025 से। हम घर बैठे हुए परेशान हो गए, सब कुछ हो रहा, कोई सहयोग, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे लग रहा आप लोग 5000 की संख्या होगी आप लोगों की, है ना? बिल्कुल सर, 8,000, कम से कम 8,000 कंडक्टर। हाँ जी, 11 डिपो हैं क्लस्टर के, जो 5 एजेंट चल रहे हैं, 6 डिपो बंद हो रखे हैं जब से सरकार ने वो लिया। घर बैठे हुए हैं, 10 महीने से हम घर बैठे हुए हैं और हमसे पूछिए हम अपना आपका भी डिपो बंद कर दिया था पहले ही? हमारा भी डिपो बंद कर दिया। भाई कुछ लोग ऐसे थे जिनके डिपो पहले ही बंद कर दिए थे और अब तो डिम्स के साथ, क्योंकि सरकार ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और ये कहा कि डीटीसी ही सारी बस चलाएगी, तो क्योंकि डिम्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो डिम्स ने उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, पैराग्रीन नाम की कंपनी, जो इन सब कंडक्टर्स को एम्प्लॉय करती थी। और जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सारे के सारे अब घर बैठ गए हैं। 31 मार्च की डेट कही थी, लेकिन उससे पहले घर बैठा दिया है ना? बिल्कुल।
पहले रेखा गुप्ता ने ये कहा था कि तुम्हारी कंपनी जा रही है, हम कम मतलब जो है आप लोग वहीं पे रहोगे, आप लोगों के रोजगार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 31 मार्च तक का हमें नोटिस दे दिया गया है, 31 मार्च को आप बहिष्कृत हो। लेकिन उससे पहले ही आपको मना कर दिया कि अब मत आना है ना जी। 31 मार्च का तो नोटिस है, वर्बली बोल दिया कि मत आना है ना। बेरोजगारों के बाद अब कहानी सुनिए उन लोगों की जो कह रहे हैं कि उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। ये सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं। 10,792 ऐसे लोग थे जो पिछली केजरीवाल सरकार के समय पर जिनकी नौकरी खत्म कर दी गई थी। ये ज्यादातर लोग बस मार्शल के तौर पर बसों में तैनात हुआ करते थे। नौकरी इनकी केजरीवाल सरकार में चली गई थी। बीजेपी ने इनसे वादा किया था कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो 60 दिन के भीतर इन सबको पक्की नौकरी देंगे। 1 साल हो गया है, नौकरी नहीं मिली। मिल गई होती जंतर मंतर पे थोड़ी आते। देखिए क्यों जी, क्या वादा हुआ था आप लोगों से? अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार है। बीजेपी ने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि हमारी सरकार आएगी तो हम 60 दिन में आपको पक्का रोजगार देंगे। हाँ। आज 2 साल से ऊपर हो गया। नहीं साल उस वादे को तो हो गया होगा, सरकार में आए 1 साल ही हुआ है। बस सर आने के बाद भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ रोजगार पे, सिर्फ झांसे पे झांसी देती आ रही है सरकार। हमें अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला। हमने अभी तक प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। अभी धरना हमारा चल ही रहा है इधर राजघाट पावर हाउस पर, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। देखिए भाई, ये इनसे वादा हुआ था, जैसे मैंने बताया ना कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर, आप बस मार्शल थे, ज्यादातर बस मार्शल थे, तो इनको लेकर बहुत ड्रामा चला था। ये चल रहा था कि भाई बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी पक्का करेगी, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी के पास पावर है सर्विसेज की, ये पक्का करेंगे। दोनों सहमत थे। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन काजी फिर भी राजी नहीं। सोचिए जरा, बीजेपी भी कह रही थी इनको नौकरी मिलनी चाहिए, आम आदमी पार्टी भी कह रही थी नौकरी मिलनी चाहिए। ये आज भी बेरोजगार हैं। सोच के देखिए। आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? पूजा सिंह। आप बस मार्शल थी आप भी? जी सर। तो आप अभी भी धरने पर ही बैठ रही हैं, क्योंकि कुछ और काम देखा आपने? सर कोई काम लेने जाते हैं तो कहते हैं कि आपको कोई एक्सपीरियंस है? 4-5 साल हो गए सर इसी में ड्यूटी करते करते। तो कितना काम किया था आपने यहाँ पर? सर 4 साल। 4 साल यहाँ काम किया? यस सर। ठीक है सर। हाँ बोला था, वादा करा था कि 60 दिन में पक्का रोजगार करेंगे, आप हमारी सत्ता लेके आओ। लेकिन सर कोई वादा पूरा नहीं करा, ना ही कोई मिलता है और ना ही कोई रोजगार दे रहा है, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। ठीक है। आपका क्या नाम भाई? सुधीर कुमार। आप जब बीजेपी साल भर हो गया है, आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने भी गए हैं? कई बार गए हैं सर। कोई क्या बोल रही है मैडम? मिलने ही नहीं देते, वो बाहर से ही बाहर, अंदर एंट्री ही नहीं करते, मिलने नहीं देते, बाहर ही से कहते हैं ही नहीं। अब देखिए, सत्ता में और विपक्ष में कितना बड़ा अंतर होता है कि जब ये बीजेपी विपक्ष में थी तब एलजी हाउस के अंदर बकायदा एलजी साहब के साथ बैठ के मीटिंग होती थी, बीजेपी नेताओं के साथ बैठ के मीटिंग होती थी। आज ये भाई साहब बता रहे हैं कि मिलते ही नहीं है, बाहर से बाहर ही भगा देते हैं। मेरा नाम मंजूर अली है सर। हाँ जी, बताइए। आप तो बहुत पहले भी मिले थे, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर राजघाट पे बैठे हुए। जी सर, हम 28 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई इनको शायद 2023 में जब इनकी नौकरी गई थी, 2023 अक्टूबर, उसके बाद से 2 साल से ऊपर का समय हो गया है। तो जो भी कोई शुरू में बोल रहे थे 2 साल हो गया, तो वो प्रोटेस्ट को बोल रहे थे, इनके प्रोटेस्ट को 2 साल हो गया। सरकार में आए भले ही बीजेपी को 1 साल हुआ है, लेकिन इनके प्रोटेस्ट को 2 साल हो गए हैं। ये इस उम्मीद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई बीजेपी ने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो भाई आपको नौकरी देंगे, तो ये प्रोटेस्ट पे ही बैठे हुए हैं तब से। यानी कि एक दिलासा दिया कि आप प्रोटेस्ट कीजिए। क्यों? बीजेपी ने कहा था, ये तो कहावत हो गई, ये कही हुई बातें हो गई। आपका फर्ज क्या बनता है? अगर सत्ता में आप आते हैं तो कानूनी व्यवस्था, सुरक्षा, रोजगार, गरीबों की आय पूरी करने का काम करना चाहिए सरकार को। या सरकार सत्ता में आने के बाद अगर लोगों को डंडे मारे, झुग्गियां तोड़े, नौकरियां से निकाले, तो वो कौन सा राजा हुआ जो अपने राज्य में गरीबों को नुकसान पहुंचाए? वो राजा नहीं होता, फिर वो चोर होता है। मैं सीना ठोक कर कहता हूँ, अगर ईमानदारी तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे पार्टी में नहीं है, ये कुर्सी छोड़ दो। और कुर्सी सत्ता छीनी है, क्योंकि हमने आपको सत्ता दिया है समाज जनता की सेवा के लिए। आप सेवा नहीं कर रहे, आप जनता को रुला रहे हो। यह तरीका नहीं होता आपका। आप हमारी लड़ाई लड़ करके विधानसभा में खड़े होकर के हमारी लड़ाई लड़के हमें रोजगार दे करके आज हमें रोड पे भीख मांग रहे हैं। हमारे बच्चे परेशान हैं, हम किसी काम के नहीं रह गए। बीजेपी को वोट देने के बाद हम बहुत परेशान हैं। हम नहीं चाहते ऐसी सरकार दिल्ली में रहे। यह दिल्ली हमारी है और हम ही दिल्ली के
वासी, हम इस दिल्ली का नागरिक है, हम दिल्ली का मालिक है, न कि सत्ताधारी वो नेता जो झूठ बोल के कुर्सी पर बैठ गए। हर चीज नहीं चलेगी उनकी, हर चीज नहीं चलेगी, उनको आज छोड़ना पड़ेगा। आज क्या कभी कभी अगर आपने सत्ता नहीं छोड़ा तो हम आपको छोड़वाएंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे दिल्ली के नागरिक और पढ़े लिखे गरीब लोग हैं। कोई भी सरकार रोजगार दी, सरकार तो रोजगार दी ना, सेवा के लिए जनता की। हमने कोरोना काल में कोरोना योद्धा बन करके हमने अपने आप को नहीं देखा, जनता को देखा। आज हमें वो नेता रुला रहे, खून के आंसू रुला रहे, छोड़ेंगे उनको भी नहीं। आप बताइए जी। 2023 25 फरवरी से मैं बेरोजगार बैठी हूँ। 2020 से मैंने कंटिन्यू कोरोना काल में भी काम किया, उसके बाद मैंने वैक्सीनेशन में भी काम किया। बस मार्शल थी क्या? नहीं, सिविल डिफेंस में। अच्छा, सिविल डिफेंस में थी मैं। पहले मैंने कोरोना काल में काम किया, कोरोना पेशेंटों के लिए, उसके बाद मैं वैक्सीनेशन में थी। अच्छा, 2023 एक चीज बता दूं, ज्यादातर ये बस मार्शल थे, लेकिन सिविल डिफेंस में और भी काम सरकार देती है, तो ये दूसरे कामों में कार्यरत थी। जी, मैं वैक्सीनेशन में थी। अच्छा। पहले मैं कोरोना पेशेंटों के साथ थी, उसके बाद फिर मैं वैक्सीनेशन में थी। वैक्सीनेशन 2023 से 25 फरवरी से मुझे बिठाया गया। आज तक कोई रोजगार नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं किया गया, और ये कहा गया था, हमें आश्वासन दिया गया था कि बीजेपी आने पर हमें रोजगार दिया जाएगा। 1 साल दिल्ली बेहाल कर दिया, कुछ नहीं दिया हमें। अब तक हमें खाली बिठा रखा है, बेरोजगार बिठा रखा है। यहाँ किस उम्मीद में आए हैं आप? पहले भी केजरीवाल जी के समय में हमारे पास रोजगार था, आगे भी हम इसीलिए आए कि हमें रोजगार मिले। लेकिन आपका रोजगार गया भी केजरीवाल जी के समय में ही था, जब मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, तभी आपका रोजगार गया था भाई। वैक्सीनेशन इन्होंने बंद किया था। वैक्सीनेशन के जितने सेंटर थे, जो सिविल डिफेंस वाले हटाए गए, वो तो केजरीवाल के राज में हटे थे। सुनिए, जितने वैक्सीनेशन बंद किए गए थे एलजी के थ्रू बंद करवाए गए थे। तो इसका कारण मैं एलजी को मानती हूँ। एलजी ने हटवाया था। हाँ, मैं एलजी को मानती हूँ, और एलजी के कहने के मुताबिक ही पूरा सेंट्रल चलता है, क्योंकि सेंट्रल टीम जो है वो एलजी के हाथ में है, नॉर्दर्न केजरीवाल के हाथ में। ठीक है, आप बताओ। सर, मेरा नाम नंदन है, मैं डीडी से, मैं 10 साल से बस मार्शल था। ठीक है, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही इन्होंने हमें बाहर कर दिया। इन्होंने क्या दाखिला दिया कि जब बस में सीसीटीवी कैमरा और पैनिक बटन लग गए हैं तो बस मार्शल क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं बीजेपी से और मंत्री और नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम आपके सीसीटीवी दफ्तर में, हर बीजेपी दफ्तर में, हर पुलिस मंत्रालय में, हर राशन दफ्तर में, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे पुलिस मंत्रालय क्यों लगा रखी है, वहाँ फोर्स क्यों लगा रखी है, मुझे उसके बारे में जानना है। उन्होंने लगा रखे हैं हर जगह, हर मंत्रालय में क्यों लगा रखी है पुलिस? अच्छा, क्यों फोर्स लगा रखी है? सिक्योरिटी वगैरह के लिए? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जब बसों में आपने लगा दिया, आपने कह दिया सीसीटीवी कैमरा पैनिक बटन लग गए हैं। अच्छा, तो मार्शल की क्या आवश्यकता है? अच्छा, ये बात कही गई कि भाई बसों में बस मार्शल की जरूरत नहीं है क्योंकि सीसीटीवी लग गए एंड दैट्स इनफ। तो ये उसी को कह रहे हैं, तो भाई जगह जगह आपने पुलिस क्यों लगा रखी है ना? यही कह रहे हैं। यही कह रहे हैं सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, क्यों लगा रखी है? जब आपने मंत्रालय में लगे हुए, बीजेपी दफ्तर में लगे, बीजेपी सांसद में लगे, हर जगह लगे हैं, लेकिन फिर की दिखाना चाहते हैं। उन्हें भी हटा दीजिए, उन्हें क्या जरूरत है? क्या जरूरत है वहाँ पे लगाने की फोर्स की? वहाँ तो जब खुद से हम कर सकते हैं, अपनी खुद अपने गाड़ी में काफिला क्यों लेके चलते हैं पुलिस वालों की? इसकी क्या जरूरत है? मैं तो यही पूछना था सरकार से, क्या जरूरत है इतने सारे काफिला लाने के लिए? हमें तो भूख। हम डिफेंस में सर बिल्कुल। अब ये बताइए सर, उस समय चलो केजरीवाल ने निकाल दिया, लेकिन आगे भी तो वही आए थे हमें लगाने के लिए। जब सीएम साहिबा हमारे साथ गई थी एलजी होम पे, तो उन्होंने लागू क्यों नहीं करा हमें? आतिशी गई थी आपको नौकरी लगवाने के लिए? हाँ जी, सचिवालय में श्रीमान विजेंद्र गुप्ता भी थे उस समय मौजूद, है ना, विपक्ष में, और पक्ष में क्या कहते हैं केजरीवाल सरकार थी, जिनमें सीएम थी श्रीमती आतिशी मरलेना जी। उन्होंने कैबिनेट में बिल पास किया बाकायदा गाड़ी लेके गई थी दिल्ली सचिवालय से एलजी होम तक, लेकिन उन्होंने पास क्यों नहीं करा? वहाँ एलजी ने, जहाँ तक विजेंद्र गुप्ता जी भी थे वहाँ पे सर। और अब आम आदमी पार्टी की रैली शुरू हो गई है। ये देखिए, असल में ये रैली तो उन लोगों के लिए थी जो दिल्ली में हाल ही में बेरोजगार हुए या फिर जिनके साथ बीजेपी ने वादा खिलाफी की, लेकिन क्योंकि इसी के साथ में एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में शराब मामले में बेदाग साबित हुए, तो आम आदमी पार्टी रैली कर रही है। और इस रैली में न सिर्फ दिल्ली के नेता हैं बल्कि पंजाब के भी नेता आए हुए हैं, मंत्री, विधायक, और गुजरात के भी विधायक आए हुए हैं, नेता आए हुए हैं। तो पूरे आम आदमी पार्टी इसे एक तरह से पार्टी का मनोबल बढ़ाने के तौर पर भी देख रही है। सारे लोगों को यहाँ बुलाया गया है। मंच पर अभी सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं, मनीष सिसोदिया आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल अभी नहीं आए हैं।
संजय सिंह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, हल्का सा राइट में घुमाएंगे सत्येंद्र जैन दिखाई दे रहे हैं, गोपाल राय हैं और पीछे गुजरात के नेता भी दिखाई दे रहे हैं, मनोज सोराठिया हैं। बाकी इधर से देखिए दिल्ली के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, पंजाब के विधायक हैं, गुजरात के, गोवा के विधायक हैं और बाकी पीछे ये जो देखिए ये तो वो क्लस्टर बस के कर्मचारी हैं जो हाल ही में बेरोजगार हुए। ये देखिए, थोड़ा इसको जूम कर दो भाई, अच्छे से दिखा दो इनको। ये जो रात से पुलिस की नींद उड़ी हुई है, ये आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं उड़ी हुई। ये नींद बस कंडक्टर और बस मार्शलों की वजह से उड़ी हुई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हजारों युवा जिनको नौकरी से निकाला गया है, उनसे क्यों सरकार डर रही है? ये देखो हमारी एलईडी अभी आधी लगी है। कभी आपने ऐसा से देखा जिसपे एलईडी यहाँ पे इतनी सी लगी हो? यहाँ का डीसीपी आया सुबह सुबह और उसने हमारी एलईडी उतार दी। आप सोचिए, डीसीपी कह रहा है एलईडी की परमिशन नहीं है। आप कल को डीसीपी कह रहा है पंखा की परमिशन नहीं है, भाई लाइट की परमिशन नहीं है, भाई ये लाल चादर लगा दी है, इसकी परमिशन नहीं है। दिमाग खराब हो गया है यहाँ के डीसीपी और कमिश्नर का, इनका दिमाग खराब हो गया है। अब क्या हर चीज की परमिशन दी जाएगी? ये जो लोग आगे पीछे खड़े हुए, जितने भी लोग पीछे खड़े हुए, मैं उनको बताना चाहता हूं, आप सबके लिए कुर्सी लगवाई गई थी। ये सारी की सारी कुर्सियां दिल्ली पुलिस का डीसीपी उठा के ले गए। डीसीपी साहब, कितनी भी कुर्सी उठा के ले जाओ, जब सत्ता बदलेगी तब तुम्हारी कुर्सी बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और सत्ता बदलेगी, सत्ता बदलेगी। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, लिखा दमदार है, पढ़ा लिखा दमदार है, पढ़ा लिखा दमदार है, पढ़ा लिखा दमदार है, भ्रष्टाचार का एक ही काल। अरविंद जी संघर्ष करो। कल से भाजपा योग को देख रहा हूं, छाती पीट रहे हैं बेचारे, छाती पीट रहे, छाती पीट रहे। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए, मोदी जी ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। भाजपाइयों ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। मोदी मीडिया ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए, जनरल मोदी जी के पास कई ट्रक भर के सबूत है। अरे अमित शाह तो अपने घर में खोद के सबूत लाए हुए हैं। इतना सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। मोदी मीडिया वालों ने कहा केजरीवाल के खिलाफ बहुत 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 सबूत है। फिर जमानत रद्द हुई मनीष सिसोदिया की, बोले देखो जमानत रद्द हो गई, बहुत सबूत है। हाई कोर्ट ने जमानत रद्द की, बोले बहुत सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने की, बोले बहुत सबूत है। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, बोले बहुत सबूत है। अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द हुई, बोले बहुत सबूत है। हाई कोर्ट से रद्द हुई, सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुई, बोले बहुत सबूत है। फिर जमानत मिल गई, जमानत मिल गई तो बोले अरे अभी तो जमानत ही मिली है। तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कोर्ट से जमानत ही तो मांगी थी, जज साहब अपनी किडनी दे देंगे क्या?
लेकिन जब कल फैसला आ गया, कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल को इज्जत पड़ी, मनीष सिसोदिया को इज्जत पड़ी, इज्जत पड़ी, शराब घोटाला हुआ ही नहीं। तो भाजपा ही कह रहे हैं सबूतों से छेड़छाड़ हो गई, सबूतों से छेड़छाड़ हो गई। मैं कहना चाहता हूं भाजपाइयों, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहा जाता है हिकना हिकना, तुम लोग हिकना हो हिकना, और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने से काम नहीं चलेगा। लेकिन आज 10 साल के राजनीतिक अनुभव के बाद और इन सारे अनुभवों से गुजरने के बाद इस जंतर मंतर की जमीन से मैं कह रहा हूं कि स्कूल बनाना देशभक्ति है, अस्पताल बनाना देशभक्ति है, नौकरियां दिलाना देशभक्ति है, व्यापारियों का व्यापार बढ़ाना देशभक्ति है। लेकिन आज की तारीख की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी से भारत को मुक्त कराना भी देशभक्ति है। नरेंद्र मोदी के अत्याचार से भारत को मुक्त कराना भी आज हमारी देशभक्ति है। दमदार और कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी से कि आए और हम सबको संबोधित करें, 2 तारीख को करेंगे। हमारे बहुत सारे बस मार्शल साथी आए हैं, बीटीसी के कंडक्टर, ड्राइवर, डिम्स के निकाले हुए कर्मचारी, मोहल्ला क्लिनिकों के निकाले हुए कर्मचारी, आप सब लोगों की मैं बात करूंगा, थोड़ा सा सब लोग पेशेंस रखिए। अभी आप लोगों ने अपने कागज भेजे, मुझे आपके कागज मिले हैं। आप चिंता ना करो, बीजेपी ने पूरे देश के साथ धोखा किया, केवल आपके साथ धोखा नहीं किया, उसकी सच्ची बात करेंगे। दोस्तों, परसों दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, दिल्ली के लोगों के पक्ष में, देश के लोगों के पक्ष में। मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी करा। उन दोनों ने, मोदी जी और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के बोला तुम्हारा बेटा चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। सवेरे से शाम तक मीडिया में देख सकते थे केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है, लोगों को बहुत दुखी करा। जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। 1 साल पहले इनकी दिल्ली में सरकार आई थी, आज दिल्ली सरकार के भुक्तभोगी यहां सारे खड़े हैं। इन्होंने भेजा है, इनके विजेंद्र गुप्ता जी ने ये ट्वीट करा था, ये ट्वीट है 11 नवंबर 2024 का। मैं सभी बस मार्शलों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आते ही 60 दिनों के अंदर बस मार्शलों को नियमित कर देगी। होगा नहीं? धोखेबाज विजेंद्र गुप्ता, धोखेबाज बीजेपी, धोखेबाज प्रधानमंत्री, धोखेबाज गृह मंत्री। मेरे को याद है प्रधानमंत्री जी खुद आके कहते गए दिल्ली में कि 8 मार्च
मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, डिम्स के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, हॉस्पिटल में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए इन्होंने। अरे इतनी महंगाई में मुश्किल से नौकरी मिलती है, अगर 2 लोगों को नौकरी दे सको तो दे दो, नहीं तो कम से कम लोगों के लिए नौकरी तो बख्शी हो। आज पूरी दिल्ली दुखी हो रही है इन लोगों से, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो रही है, लोगों के घर में काला पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं है। पहले हमारे टाइम में 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब बिजली के लंबे लंबे पावर कट चल रहे हैं, पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई। आज दिल्ली वाले याद कर रहे हैं, आज चुनाव करा दो दिल्ली में, कितनी सीट आएगी? आज चुनाव करा दो। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी से देश नहीं संभल रहा, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी को देश चलाना नहीं आता। मेरा कहना है दोस्तों, ना तो उन्होंने देश चलाना, ना उनका कोई इंटरेस्ट देश चलाने में, ना उनको सरकार चलानी है। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, देश जाए भाड़ में उनकी वजह से। उनको केवल एक ही चीज है, सत्ता की हवा से केवल और केवल सत्ता चाहिए। सुबह से उठ के शाम तक मोटा भाई और मोदी जी केवल बैठ के ये देखते हैं कि सत्ता कैसे मिलेगी। मोदी जी आप सत्ता के लिए काम करो, केजरीवाल देश के लिए काम करो। दोस्तों, ये वही जंतर मंतर है जहां पे देश के लोगों ने हुंकार भरी थी और देश भर से कांग्रेस का सफाया हो गया था। आज जंतर मंतर का ये दिन ऐतिहासिक है, वो दिन भी याद है, वो दिन था 4 अप्रैल 2011। आज की तारीख नोट कर लेना, आज के बाद भारतीय जनता पार्टी की देश भर से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो जी आखिर में बस इतना ही कहना है कि इन बेरोजगार हुए लोगों का मुद्दा या फिर उन लोगों का मुद्दा जो कि शिकायत कर रहे हैं कि उनके साथ सत्ता पक्ष ने, सत्ता पार्टी ने वादा खिलाफी की है, उनका मुद्दा मैं पहले जैसे उठा रहा था आज भी उठा रहा हूँ। वो बात अलग है कि पहले इनके बीच में जाके उठाया और आज जब विपक्ष इनका मुद्दा उठा रहा है तो आज जंतर मंतर पर भी आकर मैं इन्हीं की आवाज़ उठा रहा हूँ। जंतर मंतर दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।